आखिर एक वसीयत ने माँ की ममता को हरा दिया। किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ से दीक्षित जी की आंख खुल गई। उनको पता ही नहीं चला कब वह कुर्सी पर बैठे बैठे नींद की आगोश में आ गए। उन्होंने देखा कि उनकी धर्मपत्नी जया जी, जो कि काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रही थी, बिस्तर पर से उठने की कोशिश करते हुए कराह रही थी। उनको पानी पीना था, इसलिए जब उन्होंने गिलास लेने की कोशिश की तो गिलास उनकी कमज़ोर उंगलियों से फिसलकर नीचे गिर गया, जिसके गिरने की आवाज़ से दीक्षित जी की नींद खुल गई। दीक्षित जी जल्दी से उठकर अपनी पत्नी के पास आए और बोले, अरे जया, तुम मुझे आवाज़ ही लगा देती, मैं तुम्हारे पास ही तो बैठा था। जया जी बोली, आपको नींद आ रही थी और वैसे भी सारा दिन मेरी देखभाल करते करते आप भी तो थक जाते हैं, तो मैंने सोचा आपकी नींद क्यों खराब करूं। दीक्षित जी बोले, तुम्हारा पति हूं मैं, तुम्हारा हक है मुझ पर कुछ भी बोलने या कहने का। आखिर हम सफ़र ही एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। दीक्षित जी ने जया जी को पानी का गिलास देते हुए कहा, मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम मेरी जवानी में सेवा कर रही हो और मैं तुम्हारी बुढ़ापे में करूँगा। जया जी ने पानी पिया और गिलास को टेबल पर रखते हुए बोली, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी अब दीक्षित जी, बस मेरे तो ये प्राण मेरे बेटे से मिलने की आस में अटके हैं। वो जल्दी से आ जाए तो उसको जी भरकर देख लूँ, उसके बाद चैन की आखिरी सांस ले सकूँगी। क्या कहते हो दीक्षित जी, आ रहा है ना मेरा बेटा रवि मुझसे मिलने। दीक्षित जी ने जया जी को नकली डांट लगाते हुए कहा, क्या जया जी, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो और क्या आखिरी सांस ले सकूँगी। तुम मुझे इस दुनिया में किसके भरोसे अकेला छोड़कर जाओगी। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। और हाँ, आ रहा है रवि, मेरी बात हुई थी उससे और मैंने कल तुम्हारी वीडियो कॉल भी तो कराई थी उससे, देखा था ना तुमने उसको। दीक्षित जी की बात को बीच में काटते हुए जया जी बोली, अरे दीक्षित जी, वीडियो कॉल तो वीडियो कॉल होती है। मैं मेरे बेटे को अपने हाथों से छूना चाहती हूँ, उसको अपने सीने से लगाना चाहती हूँ, उसको एक बार जी भरकर निहारना चाहती हूँ। मेरे कलेजे के टुकड़े को मैं इस दुनिया से जाते जाते अपनी आँखों में समा लेना चाहती हूँ। मैं तो उस पल को कोस रही हूँ जब मैंने उसे विदेश जाने की आज्ञा दी थी। मुझे क्या पता था कि वह विदेश जाकर विदेशी ही हो जाएगा, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से मिलने के लिए भी उसके पास टाइम नहीं होगा। ऐसा बोलते बोलते जया जी का गला भर आया। दीक्षित जी ने उन्हें संभाला और बोले, ऐसे मत बोलो, सब सही हो जाएगा और तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। ऐसा बोलकर दीक्षित जी रसोई में आ गए। चाय बनाते बनाते दीक्षित जी सोचने लगे कि मैं जया को कब से झूठा दिलासा दिए जा रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरे उस नालायक बेटे ने साफ साफ शब्दों में अपनी माँ से मिलने के लिए यह बोलकर मना कर दिया कि पापा, माँ का बुढ़ापा है, अब ये बीमारी वगैरह तो चलती रहेगी। अब इसके लिए बीच बीच में मैं अपना काम धंधा छोड़कर विदेश से बार बार थोड़ी आ जा सकता हूँ। आपको नहीं पता मैंने यहाँ कितनी मेहनत से अपना बिजनेस सेट किया है। दीक्षित जी सोचने लगे कि हमारा बेटा ये कैसे भूल गया कि उसको विदेश भेजने से पहले उसके माँ बाप दोनों ने कितना संघर्ष किया था। तब कहीं जाकर वो विदेश में
अपना बिजनेस सेट कर सका। बेटे की हाई एजुकेशन के लिए जया जी ने अपने जेवर तक गिरवी रख दिए, ये कहते हुए कि एक ही तो बेटा है हमारा, इसके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। जब इसकी नौकरी लगेगी तब वापस बना देगा। पर उस बेटे ने नौकरी लगने के बाद विदेश में ही अपनी एक अलग दुनिया बसा ली और अपने माँ बाप को लगभग बुला दिया। दीक्षित जी रोज़ अपनी पत्नी को अपने बेटे की राह तकते हुए देखते थे। दीक्षित जी को पता था उनकी पत्नी की सांसें सिर्फ अपने बेटे को देखने के लिए अटकी हुई हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी की इस अंतिम इच्छा को कैसे पूरा करें। दीक्षित जी चाहते थे कि कैसे भी करके अपनी पत्नी को एक बार उसके बेटे से मिला दे। इतने में चाय भी बन चुकी थी। चाय को कप में डालते डालते दीक्षित जी के मन में एक ख्याल आया। इस ख्याल से उनके चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई। तभी जया जी की आवाज़ आई, अरे चाय बना रहे हो या बीरबल की खिचड़ी। दीक्षित जी मुस्कुराते हुए चाय लेकर आए और जया जी के पास चाय रखकर उनसे कहा, मैं अभी 2 मिनट में आया। दीक्षित जी अपने कमरे में गए और लैपटॉप खोला और एक मेल अपने बेटे के नाम छोड़ दी। मेल करने के बाद दीक्षित जी चाय पीने आ गए। दीक्षित जी को यूं मुस्कुराते हुए देखकर जया जी बोली, क्या बात है, आज तो बड़े खुश हो। दीक्षित जी बोले, हाँ जया, खुशी की ही बात है। तुम्हारा बेटा जो आ रहा है तुमसे मिलने के लिए। इस बात को सुनते ही जया जी के बेरौनक चेहरे पर एकदम से रौनक आ गई। जया जी बोली, सच, कब आ रहा है मेरा बेटा। दीक्षित जी बोले, बस 7 दिन के अंदर आ जाएगा। ये सुनकर जया जी तो मानो जैसे फिर से जी उठी। थोड़ी देर बाद दीक्षित जी ने अपने लैपटॉप को वापस चेक किया तो जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही जवाब उनके बेटे की तरफ से आया। ठीक 7 दिन के अंदर उनका बेटा आ रहा था। अपने बेटे से मिलने के लिए ये 7 दिन जया जी को 7 बरस के जैसे लग रहे थे। पर कहते हैं ना, कभी कभी ज़्यादा खुशी भी इंसान से नहीं संभलती। एक रात अपने बेटे के आने की खुशी में जया जी दीक्षित जी से ढेरों बातें कर रही थी। बहुत खुश थी जया जी, पर शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। जया जी की किस्मत में अपने बेटे का सिर्फ इंतज़ार ही लिखा था और इंतज़ार करते करते जया जी इस दुनिया से विदा हो गई। दीक्षित जी के मन में जया जी के लिए ऐसी पीड़ा उठी जिसने उनके दिल को जार जार कर दिया। उनके बेटे को आने में अभी 2 दिन बाकी थे। दीक्षित जी ने जया जी को अपने आंसुओं के साथ अंतिम विदाई दी। 2 दिन बाद जब उनका बेटा आया तो उसको पता भी नहीं था कि उसकी माँ अब नहीं रही, क्योंकि दीक्षित जी ने उसको खबर ही नहीं होने दी। क्योंकि दीक्षित जी का मन कह रहा था कि जो बेटा अपनी माँ के जीते जी नहीं आ सका वो मरने पर आकर क्या करेगा। थोड़ी देर तक तो बेटा उदास रहा, फिर दीक्षित जी से बोलने लगा, क्या करूं पापा, काम ही इतना था कि जल्दी आने की फुर्सत ही नहीं निकाल पाया। दीक्षित जी जवाब में कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद उनका बेटा दीक्षित जी के पास आया और धीरे से बोला, पापा, आपने मुझे मेल की थी ना कि आपकी वसीयत में मेरे नाम को लेकर कुछ विवाद हो गया है और उस नाम को सही कराने के लिए आपने बुलाया था कि 7 दिन की मोहलत है। पापा, अब करा लीजिए उस नाम को सही, मैं आ गया हूँ। दीक्षित जी तो पहले ही पत्थर दिल बन गए थे। अपने बेटे की बात सुनकर उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ।
वह भावनाहीन होकर उठे और एक कमरे में गए। वहाँ से एक लाल कपड़े से ढका हुआ कलश, जिसमें जया जी की अस्थियों की राख और जया जी की डायरी लेकर आ गए, जिसमें जया जी ने अपने बेटे के लिए ये लिखा था, मेरे लाल, आंखें तरस गई तुझे देखने के लिए। जब से तेरे पिताजी ने कहा तू आने वाला है, मेरे लिए एक एक पल सदियों के बराबर हो रहा है। मुझे पता था तू ज़रूर आएगा अपनी माँ से मिलने के लिए। जिस दिन तू पैदा हुआ मैंने तुझे अपने हाथों में लिया, तब मेरे मन में एक ही ख्याल आया, मेरे जिन हाथों ने आज तुझे थामा है, मेरे बुढ़ापे में मेरे इन हाथों को तू थामेगा। मैं इस दुनिया से तेरे हाथों में विदा होना चाहती हूँ। तेरे हाथों की खुशबू से मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अपनी माँ की इच्छा को ज़रूर पूरी करना मेरे लाल, और हमेशा खुश रहना। डायरी पढ़ते पढ़ते बेटे की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। आज काम के पीछे भागता हुआ मशीन बन चुका बेटा अपने गाल से आंसुओं को हटा रहा था। रूंधे हुए गले से बेटे के मुंह से बड़ी ज़ोर से हाय माँ निकला, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दीक्षित जी ने अपने बेटे को देखा और कहा, यही है वो वसीयत जिसमें तेरे नाम को लेकर विवाद हो गया था। अपनी पत्नी के सारे अंतिम काम मैं खुद कर सकता था, पर उसकी तो एक ही जिद थी कि मेरी अस्थियों का विसर्जन तो मेरा बेटा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसकी आखिरी इच्छा को कैसे टाल सकता था। अगर तुम ये काम कर सकते हो तो करो, नहीं तो ये फ़र्ज भी मैं निभा लूँगा। ये सुनते ही बेटे ने कलश को अपने कलेजे से लगा लिया। तभी दीक्षित जी को ऐसा लगा जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका उन्हें छूकर निकला हो। वो ठंडी हवा का झोंका जैसे जया जी हों और उनसे कह रही हों कि शुक्रिया उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए। वहाँ खड़े खड़े दीक्षित जी सोचने लगे कि यह माँ इतनी महान क्यों होती है, अपने बच्चों के रूखे व्यवहार पर भी उनको गले से लगाना चाहती है। दीक्षित जी ने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, जिस माँ ने तुम पर अपनी सारी ममता लुटा दी, उस ममता की पुकार के आगे वसीयत की पुकार जीत गई, क्योंकि तुम उस माँ की पुकार सुनकर नहीं आए। जैसे ही मैंने वसीयत के बारे में लिखा तो तुम वसीयत की पुकार सुनकर दौड़े चले आए। बेटे की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर दीक्षित जी के ऊपर उन आंसुओं का कोई असर नहीं हो रहा था। दीक्षित जी ने कहा, अपनी माँ का ये फ़र्ज निभा दो और यहाँ से चले जाओ, और मैं तुम्हें मेरे फ़र्ज निभाने से मुक्त करता हूँ। ऐसा बोलकर दीक्षित जी ने बेटे को बाहर का रास्ता दिखाते हुए चले जाने को कहा। बेटा कुछ नहीं बोल पाया और चुपचाप कलश लेकर चला गया। कई बार इंसान ना जाने ऐसी कौन सी धुन में सवार हो जाता है कि उसके सीने में जो दिल है वो उसको एक मशीन बना लेता है। यहाँ तक कि उसके दिल में अपनी माँ की ममता की भी कोई खुशबू नहीं जा पाती। कृपया अपने दिल को मशीन का ना होने दें। वो ज़िंदगी ही किस काम की जिसमें भावनाएं ही मर गई हों, और किस काम की ऐसी सफलता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।